तो देखिए बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की बात कर ली थी, है ना। अब बेसिकली इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो सकती है, तो ये काम किया था, ये बताया था हमें एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम ऑरस्टेड था। और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था जिससे ये पता चलता है ना। तो उसी एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ। हालांकि उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे, लेकिन मैं आपको कंक्लूजन बता रहा हूँ कि उन्होंने फाइनली क्या रिजल्ट दिया था, है ना। और यहीं से फिर शुरुआत होती है। ये पाया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है और मैग्नेटिक फील्ड है, उनका आपस में रिलेशन है। नहीं तो उससे पहले मैग्नेटिक मैग्नेटिज्म एक अलग ब्रांच होती थी और इलेक्ट्रिसिटी एक अलग ब्रांच होती थी। इस एक्सपेरिमेंट के बाद फिर दोनों को कंबाइन किया गया और कॉम्बिनेशन को इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहा गया, है ना बच्चों। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट, ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट में आप लिख लो पहले, फिर मैं एक्सपेरिमेंट क्या है वो तो बताऊंगा ही। तो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट करंट was was discovered was discovered by, जो साइंटिस्ट का पूरा नाम था वो था एससी ऑरस्टेड, इन 1820। तो ये लगभग 1820 के समय की बात है ना, 19th सेंचुरी। तो उस समय पे ये डिस्कवरी हुई थी। तो हुआ क्या था कि एक्चुअली में ये एक्सीडेंटली डिस्कवर हो गया था। उनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि वो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिसिटी में रिलेशन लेके आना चाह रहे थे। ये एक्सीडेंटली हो गया था। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। तो क्या हुआ था कि उस समय ऑरस्टेड जो थे वो अपने घर पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग इफेक्ट को लेकर कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, है ना। और वो एक्सपेरिमेंट को डेमोस्ट्रेट करने के लिए उन्होंने अपने बहुत सारे मतलब कोलिग्स थे, जो उनके साथ के प्रोफेसर्स थे और जो उनके स्टूडेंट्स थे, उनको बुलाया था अपने घर पर एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन देने के लिए। तो वहां पे एक सर्किट में वो क्या कर रहे थे कि करंट को फ्लो करा रहे थे और उससे हीटिंग इफेक्ट को समझाना चाह रहे थे, उससे कुछ नई चीजें वो बताना चाह रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि उनके पास एक छोटा सा कंपास रहता था। आपने देखा होगा बच्चों, जो पुराने जमानों में होती थी, एक छोटी सी सर्कुलर डायल की घड़ी होती थी जो हाथ में नहीं पहनी जाती थी। अगर आपने ब्रिटिशों को देखा होगा तो वो चेन से लगी रहती थी बहुत पहले। हाँ, पॉकेट में रहती थी। तो उसमें क्या होता था कि टाइम भी बताता था और उसमें अगर दूसरे साइड देखोगे तो कंपास होता था, मैग्नेटिक निडल होती थी उसमें। मतलब दो जो उसके वो होते थे, तो नीचे वाले में तो क्लॉक होती थी लेकिन ऊपर वाले में कंपास होता था। तो उन्होंने क्या किया कि उस क्लॉक को खोलकर कंपास को जहां वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे वहां पे पास में रख दिया। अब जैसे पास में रखा तो गलती से वो रख गया उस दिन, और वो दिखने लगा उनको। और जैसे ही उन्होंने स्विच ऑन किया एक्सपेरिमेंट को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, वैसे ही वो मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन हुआ। अब आप याद करो, मैंने पहले बताया था आपको कि मैग्नेटिक फील्ड को अगर मैग्नेटिक निडल को अगर आप एक पर्टिकुलर जगह रखोगे तो वो हमेशा किस डायरेक्शन में लाइन होता है बच्चों? साउथ नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। लेकिन जैसे ही करंट ऑन हो गई तो ये डिफ्लेक्ट कर गई। और आपको पता है मैग्नेटिक निडल कब डिफ्लेक्ट करती है बच्चों? ये भी मैंने बताया था कि अगर कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ के अलावा कोई दूसरी ऐसी चीज है जो मैग्नेट या दूसरा मैग्नेट है जिसकी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, तो डिफ्लेक्शन करेगी। नहीं तो वो हमेशा अर्थ की डायरेक्शन में होती है। लेकिन वहां पे कोई दूसरा मैग्नेट तो था ही नहीं, सिर्फ करंट कैरिंग वायर था जिसमें वो डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे। तो मैग्नेटिक निडल तो डिफ्लेक्ट हुई भाई। इसका मतलब मैग्नेट एक्सटर्नल अर्थ के अलावा कोई नई मैग्नेटिक फील्ड तो वहां पे आई है। ये बात तो हमें तय था, समझ में आया। फिर उसके बाद उन्होंने जब स्विच ऑफ कर दिया तो वापस मैग्नेटिक निडल जो है वो अपने नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लाइन हो गई। और जैसे ही ऑन करते हैं वैसे ही डिफ्लेक्ट करती है। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने किसी को बताया नहीं। फिर बाद में इसमें बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए ऑरस्टेड ने अपनी लैब में, और फाइनली एक चीज पाया कि असलियत में निडल बार बार डिफ्लेक्ट करती है। तो मैं एक एक्सपेरिमेंट का डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पे बस दिखा रहा हूं कि इस तरीके से उन्होंने देखा था। देखो बच्चों, तो ये आपका इस तरीके से
ऐसे टेबल रखी हुई है मान के चलिए इस तरीके से, और ये टेबल आप समझ पा रहे होंगे, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि 3D में समझ में आ जाए आपको, है ना। तो इस तरीके से ये एक टेबल है, और टेबल में ये टेबल का एक और ऐसा पोर्शन है जो टेबल से परपेंडिकुलर है ना, आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा डायग्राम में, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि इस डायरेक्शन में बच्चों देखो, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये आपका मतलब उन्होंने जो अरेंजमेंट किया था उसके हिसाब से हम चल रहे हैं, तो उनका कुछ अरेंजमेंट इस तरीके का था ऐसे। तो ये वाली डायरेक्शन जो थी वो नॉर्थ थी, ये वाली डायरेक्शन जो थी वो साउथ थी, ये वेस्ट थी और ये ईस्ट थी, है ना। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है, और ये वर्टिकल वाला है। तो उन्होंने क्या किया कि वायर को ऐसे रखा उन्होंने, ये जो नीचे कनेक्शन है तो वो तो टेबल पे था, वायर का कनेक्शन है ना बच्चों, इस तरीके से ये रेजिस्टेंस आर था, यहाँ पर बैटरी लगी थी, है ना। फिर यहाँ पर जो है की लगी है, जो हम के की यूज करते हैं, ये सब जानते हो आप। और फिर ये कनेक्टिंग वायर है, और फिर ऊपर इसको ऊपर ले जाके मतलब इस तरीके से वर्टिकली ऊपर ले जाके एक वायर इस तरीके से रख दिया गया, मतलब ये वायर इस तरीके से है। और इसमें जो करंट है बच्चों वो साउथ से नॉर्थ फ्लो कराई गई। पहले कैसे फ्लो कराई गई, साउथ से नॉर्थ। देखो ये साउथ है और ये नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ करंट फ्लो कराई गई। बैटरी देखो, बैटरी का कनेक्शन इस तरीके से है, तो आपको पता है ये वाला एंड जो है वो साउथ है और ये वाला एंड जो है वो नॉर्थ है, तो साउथ से नॉर्थ इस तरीके से ये करंट आई फ्लो कराई गई। मान लो किस वायर में, ए बी वायर में, हम ऐसा मान लेते हैं भाई ए बी वायर में। उसके बाद क्या किया उन्होंने कि यहाँ पर टेबल पे एक मैग्नेटिक नीडल भी रखी उन्होंने, है ना। तो बच्चों इस तरीके से उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल एक प्लेटफॉर्म पर इस तरीके से वर्टिकली इस तरीके से ऐसे हॉरिजॉन्टल एक मैग्नेटिक नीडल है। तो आपको पता है कि पहले वो जो मैग्नेटिक नीडल है वो कहाँ पे अलाइन होगी बच्चों, वो अलाइन होगी नॉर्थ टू साउथ। तो ये जो निडल है इसका ये रेड पेंटेड वाला जो एंड है ये नॉर्थ को दर्शाता है और ये साउथ को दर्शाता है ना, ये आपको सबको पता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ये स्विच ऑन किया और करंट ऐसे भागा, तो ये देखा कि मैग्नेटिक निडल जो है वो इस तरफ मुड़ गई बच्चों, ऐसे ऐसे रोटेट कर गई। देखो ये नॉर्थ पोल ऐसे रोटेट कर गया, ऐसे रोटेट करने का मतलब ये किधर रोटेट कर गया, वेस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। अब ये मैग्नेटिक नीडल तो तभी रोटेट करता है ना कब, जब कोई मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अच्छा, जब हम इसको अपोजिट डायरेक्शन में करंट को फ्लो कराते हैं तो ये मैग्नेटिक नीडल फिर ईस्ट की तरफ मुड़ जाती है। और मैं पहले ही बता चुका हूं मैग्नेटिक नीडल तो अपना अलाइनमेंट नॉर्थ साउथ से तभी बदलता है जब कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, या तो वो एक्सटर्नल कोई बार मैग्नेट हो, लेकिन इस स्थिति में यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल बार मैग्नेट नहीं है, और करंट को ऑफ करते ही वो वापस अपना अलाइनमेंट में आ जाता है नॉर्थ साउथ के। तो करंट चालू करने पे ही डिफ्लेक्शन हो रहा है निडल का। इसका मतलब ये बात तय है, ऑरेस्टेड ने बताया, क्योंकि मैग्नेटिक निडल मैग्नेटिक फील्ड से ही डिफ्लेक्ट हो सकती है। इसका मतलब एक करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है बच्चों। करंट कैरिंग वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेवलप करता है। तो करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, ये इसकी ताकत है, जिसके कारण वो मैग्नेटिक नीडल को डिफ्लेक्ट कर रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि करंट जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी है और मैग्नेटिज्म है ये दोनों एक ही तरीके की चीजें हैं। पहले इनको अलग अलग माना जाता था, अब उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की ब्रांच में डाला जाता है। तो आई होप आपको इस एक्सपेरिमेंट से कम ये समझ में आया होगा कि कैसे ये पता किया गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है किसी वायर में वो क्या करता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये ऑरेस्टेड था। तो ऑरेस्टेड ने डायरेक्शन को याद रखने के लिए कि मैग्नेटिक नीडल करंट किस डायरेक्शन में होगी तो मैग्नेटिक नीडल कैसे फ्लो होगी, मैग्नेटिक नीडल कैसे डिफ्लेक्ट करेगी, उसके लिए एक रूल भी दिया इस एक्सपेरिमेंट करने के बाद। वो रूल था बच्चों स्नो, स्नो, है ना। तो ये जो जिस तरह डिफ्लेक्शन हुआ है उसको याद रखने के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला दिया जिसको बोला गया स्नो। स्नो का क्या मतलब था कि उन्होंने बताया कि द करंट फ्लोज इफ
the current flows in wire from south to north, from south to north, south to north, south to north, then the magnetic needle, then the magnetic needle placed below it, placed below it, placed below it deflects towards वेस्ट, डिफ्लेक्ट टूवर्ड्स वेस्ट। तो उसको ऐसे याद रख सकते हो, यानी कि स्नो का क्या मतलब है कि अगर आपकी करंट नॉर्थ साउथ टू नॉर्थ फ्लो करेगी तो जो आपकी मैग्नेटिक नीडल है वो टूवर्ड्स वेस्ट मूव करेगी, है ना। और अगर नॉर्थ टू साउथ करेगी तो उल्टा हो जाएगा, टूवर्ड्स ईस्ट डिफ्लेक्ट करेगी। अब जरूरी नहीं है कि हम वायर हमेशा नॉर्थ टू साउथ में ही रखें, है ना, हम किसी भी डायरेक्शन वायर लग सकते हैं। तो फिर बाद में ये रूल हटा दिया गया, वो इनिशियली ये रूल दिया गया था। बाद में क्या है कि हम दूसरा एक रूल सीखेंगे जिससे करंट कैरिंग वायर में किसी भी डायरेक्शन में रखा हो करंट कैरिंग वायर, आप बहुत आसानी से उसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता सकते हो, है ना बच्चों। अच्छा, इसके बाद अगर मैग्नेटिक फील्ड ये प्रोड्यूस करता है तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी बच्चों, ये भी हमें समझ में आता है। तो इसका भी एक एक्सपेरिमेंट आपको स्कूलों में कराया जाता है। वो एक्सपेरिमेंट क्या होता है कि इस तरीके से एक वायर को ले लेते हैं, यहाँ पर देखो बच्चों मैं बता रहा हूँ कैसे। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, यहाँ पे बैटरी होती है इस तरीके से, और इसके बाद यहाँ पर एक की लगा देते हैं इस तरीके से। अब जब आप स्कूल जाओगे तो आपको देखना, आपको ये एक्सपेरिमेंट कराते हैं कि नहीं कराते हैं। और फिर ये आपका ए बी एक ऐसा वायर ले लिया, तो इसमें आपको पता है जैसे की को ऑन करोगे तो वायर में करंट ऐसे फ्लो करेगी नीचे की तरफ बच्चों, है ना। और फिर वैसे ही जैसे हमने बार मैग्नेट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को विजुलाइज किया था, करते क्या है बच्चों की यहाँ पर इस तरीके से कार्डबोर्ड लगा देते हैं, कार्डबोर्ड इस तरीके से एक कार्डबोर्ड ले लेते हैं, और ये कार्डबोर्ड से बच्चों ये वायर पास करता है, मतलब एक पतला सा होल होता है जिसमें से ये वायर पास करे, बाकी पूरा कार्डबोर्ड है, इसको ऐसे फिक्स कर दिया जाता है। और ऊपर जानते हो आप यहाँ पे आयरन फिलिंग्स प्लेस कर देंगे इसके ऊपर, आयरन फिलिंग्स, है ना, जैसे हमने पहले बार मैग्नेट के लिए किया था ना, उसका मैग्नेटिक फील्ड को विजुलाइज करने के लिए, वैसे यहाँ पे आयरन फिलिंग्स रख दिए जाएंगे। तो जब ये आयरन फिलिंग्स इसके ऊपर रखेंगे तो आप देखोगे कि थोड़ा सा इसको जर्क देने के बाद, मतलब आप थोड़ा सा इसको हिलाओगे और जैसे ही करंट फ्लो होगा तो ये आयरन फिलिंग्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में अपने आप को अलाइन कर लेंगे इस तरीके से। देखो बच्चों, ये आयरन फिलिंग्स अपने आप को ऐसे ऐसे आपको ऐसे सर्कुलर लूप दिखाई देगा, कंसेंट्रिक सर्कल्स, ऐसा लगेगा कि ये आयरन फिलिंग्स जो है ये अपने आप को कंसेंट्रिक सर्कल्स में मैच कर चुके हैं। आप देखना किताबों में आपके पास कोई रेफरेंस बुक हो या एनसीईआरटी में, उसमें आपको ये डायग्राम दिखेगा बना हुआ। तो इस तरीके से आयरन फिलिंग्स जो है वो अपने आप को ऐसे सर्कुलर फॉर्म में एडजस्ट कर लेती हैं। अच्छा, अगर हमें एक दूसरा तरीका भी हमने देखा था कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी हो बच्चों, तो इसी में, तो वो हम कैसे देख सकते हैं। तो अगर ये की को क्लोज किया जाए और इस तरीके से ये पॉइंट ए, ये पॉइंट आपका बी, तो एक तरीका मैग्नेटिक फील्ड को देखने का इस तरीके से होता है कि आप मैग्नेटिक नीडल रखो उसके चारों तरफ, तो जिधर मैग्नेटिक नीडल की डायरेक्शन आए वो आपका क्या हो जाएगा बच्चों, वो आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगा, है ना। तो जैसे ही हमने यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल रखा तो ये जो बच्चों है ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है और वायर ऐसे पास हो रहा है, तो इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में जब हमने मैग्नेटिक नीडल्स को रखा तो बच्चों ये मैग्नेटिक नीडल इस तरीके से अलाइन होती है, ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर ये अगर इधर रखा तो ये ऐसे अलाइन हो जाती है नॉर्थ और ये साउथ, फिर रखा तो ये ऐसे अलाइन हो जाती है, ये नॉर्थ और ये साउथ, है ना, शेडेड रीजन नॉर्थ है और ये साउथ है ना, इस तरीके से। फिर यहाँ पे रखा तो ये इस तरीके से हो जाता है, फिर यहाँ पे रखा तो ये इस तरीके से हो जाता है। तो ऐसे
ये इस तरीके से। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये नॉर्थ टू साउथ अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो नॉर्थ की डायरेक्शन में हम एरो लगाते हैं ना बच्चों मैग्नेटिक फील्ड। तो ये ऐसे, इसके बाद यहाँ और रखोगे तो और ऐसे बनेगी, यहाँ रखोगे तो और ऐसे बनेगी। तो देखो इस तरीके से सर्कुलर लूप्स, कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं। मतलब अगर आपका ये वायर है तो इसमें बच्चों इस तरीके से कंसेंट्रिक सर्कल बन रहे हैं, देखो इस तरीके से। और अगर नीचे की तरफ है वायर तो इस तरीके से, सॉरी मैंने गड़बड़ कर दिया, डायरेक्शन ऐसे मिलती है, ऐसे मिलती है एक्सपेरिमेंटली। अच्छा, करंट की डायरेक्शन ऊपर मान लो, नीचे ना मानो, करंट की डायरेक्शन ऊपर मान लो। ये आपका जो है इस तरीके से ऐसे कर लो, मतलब नहीं तो फिर वो डायरेक्शन गलत हो जाएंगे ना। तो ऊपर डायरेक्शन मान लो तो आप सही है। अब आपकी डायरेक्शन ऐसी है, यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ। ये वायर है, वायर में करंट ऊपर की ओर है तो आपको इस तरीके से ऐसे सर्कल्स मिलेंगे और सर्कल में इस तरीके से करंट मिलेगी बच्चों। अगर मैं आपसे बोलूं इस तरीके से, है ना, करंट की डायरेक्शन, मतलब अगर आप टॉप से देखोगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगी, टॉप व्यू देखोगे इसका तो एंटी क्लॉकवाइज दिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैं आपको दो सिंबल बनाता हूँ। ये जो सिंबल है बच्चों डॉट, इसका मतलब होता है आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। और ये क्रॉस होता है, इसका मतलब होता है इनवर्ड नॉर्मल, इनवर्ड नॉर्मल। मतलब ये परपेंडिकुलर है डायरेक्शंस, लेकिन डॉट का मतलब ये पेपर के प्लेन से बाहर की तरफ है, आपकी तरफ है, आपकी तरफ। और ये क्रॉस लगाने का मतलब ये वाली डायरेक्शन जो है ये पेपर के अंदर है, पेपर के अंदर परपेंडिकुलरली अंदर है, इसलिए इसको इनवर्ड नॉर्मल बोला गया, इसको आउटवर्ड। और अगर आपको ध्यान रखना है तो इसको ऐसे याद रख सकते हो बच्चों की जैसे आपने तीर देखा ना, एरो। तो अगर आप एरो देखते हैं तो एरो का, अगर एरो आपकी तरफ आ रहा है, किसी ने आपकी तरफ एरो चला दिया है तो आपको ये पॉइंटेड एंड दिखेगा। तो पॉइंटेड एंड दिखने का मतलब जो एरो है वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है। और क्रॉस देखने का मतलब, तो जब ये एरो आपसे दूर जाएगा तो इसके पंख दिखाई देंगे। तो पीछे से अगर आप पंख देखेंगे, अगर यहां से देखेंगे तो आपको डॉट दिखाई देगा, मतलब आपकी तरफ आ रहा है। और आपसे अगर दूर जा रहा होगा बच्चों तो इसके पीछे पंख दिखाई देंगे, तो पंख का ये क्रॉस साइन दिखाई देगा। तो आपसे दूर जा रहा है मतलब अवे फ्रॉम यू। तो ये अंदर की तरफ है परपेंडिकुलर, और डॉट लगाने का मतलब ये परपेंडिकुलर बाहर की तरफ है, ऊपर की तरफ है ना, पेपर के प्लेन से। तो ये दोनों डायरेक्शन याद रखना बच्चों। तो इसमें अगर आप ये ऊपर से देखोगे टॉप व्यू को, आप अगर टॉप व्यू देखो इसका वायर का, इसी का टॉप व्यू देखो तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी। टॉप व्यू में क्या है, जब ऊपर से देखोगे तो करंट आपकी तरफ आ रही है, तो करंट कैरिंग वायर तो आपको डॉट दिखाई देगा, डॉट इस तरीके से करंट आपकी तरफ आ रही है ये। और उसके चारों तरफ अगर आप देखोगे टॉप व्यू से तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाई देंगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स, कंसेंट्रिक सर्कल्स। और इनकी डायरेक्शन आप टॉप से देखो तो ये एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देंगी, ये आपको बच्चों एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगा। अच्छा, अगर करंट नीचे जा रहा होता तो ये टॉप से आपको करंट नीचे जा रहा होता ऐसे, तो टॉप व्यू से आपको ये ऐसे दिखाई देता, पेपर से अंदर। टॉप से देखते तो आपसे दूर जा रहा है तो क्रॉस लगाते आप, है ना बच्चों, क्रॉस लगाते। और उसके बाद फिर इसमें अगर आप मैग्नेटिक फील्ड देखते तो तब भी सर्कुलर होता, बट लेकिन अब वो क्लॉकवाइज दिखाई देता आपको, क्लॉकवाइज इस तरीके से। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि करंट कैरिंग वायर में किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स बनते हैं अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है, और उनकी डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी कि कैसी होती है मैग्नेटिक फील्ड्स की, है ना। तो जब हम ये एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तो इस तरीके की चीजें हमें मिलती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब देखिए बच्चों, हमने अभी देखा कि डायरेक्शन ऑफ करंट कैसी होती है। तो अगर करंट कैरिंग वायर में जो करंट है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में अगर वो ऐसे ऊपर की तरफ जाए तो जो आपकी डायरेक्शन ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड है, देखो मैं यहाँ पे जो लूप बना रहा हूँ जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये डॉटेड, ये सॉलिड लाइन जो है ये करंट कैरिंग वायर की इस तरफ है, ऊपर की तरफ, और ये डॉटेड लाइन जो है अंदर की तरफ है मान लो। तो ये एंटी क्लॉकवाइज होती है। अगर टॉप टॉप से देखेंगे हम, टॉप से, तो ये ऐसे कंसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं ना बच्चों, ये जैसे मैंने अभी आपको बताया इस तरीके से। फिर और अगर हम बनाए तो ये ऐसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, ठीक है बच्चों। और वैसे ही हमने देखा अभी कि जब आप नीचे की तरफ करंट फ्लो कराओगे तो भी ऐसे कंसेंट्रिक लूप्स होंगे, बनेंगे।
बट लेकिन आप टॉप से देखने पर ये आपको एंटी क्लॉकवाइज ना दिख के क्लॉकवाइज दिखेगा इस तरीके से। तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, तो ये इस तरीके से क्लॉकवाइज है ना बच्चे। और देखोगे तो ये इस तरीके से। तो आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा भाई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखाई दे रही है ना। तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को, क्योंकि अब हम हर बार एक्सपेरिमेंट करके तो देखेंगे नहीं, तो हमें एक रूल बनाना पड़ेगा कि हम डायरेक्शन बहुत इजीली किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर से आइडेंटिफाई कर पाए। तो उसके लिए भाई रूल दिया गया जिसको बोला जा रहा है RHTH, RHTR। इसको बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल, है ना, मतलब शॉर्ट में RHTR बोलते हैं। और राइट हैंड थंब रूल इसका फुल फॉर्म है, राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो बच्चों रूल है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने के लिए बनाया गया है ना। मतलब राइट हैंड थंब रूल आप बोल सकते हो, इट गिव्स अस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से ये हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है। अब इसको अप्लाई कैसे करते हैं भाई, तो ध्यान से सुनो मेरी बात। तो इसको अप्लाई करने का तरीका है, यहां पे मैं लिख देता हूं, इफ वी प्लेस thumb in the direction of in the direction of current then the curl of fingers give the direction of मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो बच्चों, याद रखेंगे जब भी आप राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे RHTR, तो हमेशा राइट हैंड का प्रयोग करेंगे। देखो ये मेरा राइट हैंड है, तो हमेशा राइट हैंड का प्रयोग करना है आपको, इस बात को आप समझो अच्छे से, है ना। तो राइट हैंड का प्रयोग करना है पहली बात। फिर राइट हैंड की दो चीजें हैं, आपका एक थंब है और ये आपकी फिंगर्स है ना, जो दिखाई दे रहा है आपको। अब जब करंट ऊपर है, ऊपर की डायरेक्शन में है, मतलब इस तरीके से है करंट, इस तरीके से मान लो, तो आप करंट की डायरेक्शन में क्या रखेंगे बच्चों, ये थंब करंट की डायरेक्शन में, देखो ये थंब रख रहे हो और फिंगर्स को मोड़ो। तो फिंगर्स कैसी मुड़ रही हैं आप देखो, अगर आप टॉप से देखोगे तो फिंगर्स जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ रही हैं इसी डायरेक्शन में। इसको देखो ऐसे करोगे तो ये ऐसे मुड़ रही हैं फिंगर्स। तो ये फिंगर्स जो है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा बच्चों। तो अगर थंब जो है वो आप करंट की डायरेक्शन में रखोगे, तो जो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स है, जैसे आपकी तरफ करंट आ रही हो ऊपर की तरफ, तो जो फिंगर्स है देखो बच्चों वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स जो है, कर्ल ऑफ फिंगर्स जो है, वो आपको डायरेक्शन देगा मैग्नेटिक फील्ड का। वैसे ही आप जब डाउनवर्ड करोगे तो आप थंब को बच्चों ऐसे नीचे की तरफ लाओ, तो जो आपकी फिंगर्स है वो ऐसे ऊपर की तरफ आएंगी। मतलब अगर आप टॉप से देखोगे तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा है, जैसे ये डाउनवर्ड करंट है तो देखो मेरी फिंगर ये क्लॉकवाइज आपको घूमती हुई नजर आ रही, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्लॉकवाइज हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से राइट हैंड थंब रूल से बड़े ही आसानी से किसी भी वायर में आप क्या निकाल सकते हो बच्चों, क्या निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। जैसे अगर मैं बोलूं कि मेरे पास ऐसा एक करंट कैरिंग वायर है, इस तरीके से ये करंट कैरी कर रहा है आई। अब मुझे बताना है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है। तो देखो थंब रखो करंट के आंसर, और ये देखो मैग्नेट कर्व करो फिंगर्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से नीचे में, अंदर से ऊपर आ रहा है और बाहर ऊपर से नीचे जा रहा है। देखो आप इस तरीके से कर्ल करेंगे फिंगर्स, तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है यहाँ पर, अगर ये सॉलिड लाइन इसके
बाहर है और डॉटेड लाइन इसके अंदर है, तो ये ऐसे देखो बच्चों, अंदर से ऊपर जा रहा है और इसके ऊपर से जो सर्कल है वो नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से देखो ऐसे। तो ये ऐसे ही आपकी कंसेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे, और अगर बनाए तो इस तरीके से। तो इस तरीके से बड़ी ही आसानी से आप डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। जैसे अगर सिचुएशन ले तो मान लीजिए कि ये करंट की डायरेक्शन आई, तो इस वायर में कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, तो ये थंब देखो, वायर की डायरेक्शन रखो तो ये फिंगर्स देखो, ये ऐसे जा रहा है, मतलब ऊपर से ऊपर की तरफ जा रहा है और अंदर से नीचे की तरफ आ रहा है, इस तरीके से ऐसे रोटेट होगा ये ऐसे। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये सॉलिड लाइन अगर इसके ऊपर है और डॉटेड लाइन इसके नीचे है, तो ऊपर से ये ऊपर की तरफ और अंदर से नीचे की तरफ, तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी ऐसे बच्चों। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो सर्कल बन रहा है वो करंट के वायर से परपेंडिकुलर होगा, ये बात आप ध्यान रखना इस तरीके से। तो इस तरीके से आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ कर सकते हो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइट हैंड थंब रूल कैसे लगाना होता है, और स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में बड़ी ही आसानी से आप इस रूल का यूज करके डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाल लोगे। तो आपको बार बार मैग्नेटिक नीडल प्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखो बच्चों, अब क्या होगा, हमने देखो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल ली है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकाल ली है। अब उस मैग्नेटिक फील्ड की कुछ वैल्यू भी होती है बच्चों, है ना। तो अगर मैं उसके वैल्यू की बात करूं, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कि किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर से मैग्नीट्यूड कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हालांकि इसका एक प्रॉपर डेरिवेशन होता है, उसके लिए एक लॉ पढ़ाया जाता है जिसको बोलते हैं बायोट-सावर्ट लॉ। लेकिन हमें अभी वो नहीं पढ़ना है, क्योंकि आप उसको कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, उसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का यूज करते हैं, इसलिए आपको 10th में ये निकलवाया नहीं जाता है ना। फिर भी हम कुछ बातें यहाँ पे देख लेते हैं जल्दी से उसकी, अगर कभी कुछ चीजें पूछ ली जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो आपसे बोला जाएगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, डायरेक्शन तो हम निकाल चुके हैं मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन अगर इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट की जाए, मैग्नेटिक फील्ड है ना बच्चों, बी का मतलब मैग्नेटिक होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड, बी से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ना लग के बी फील्ड लिख दिया है। तो बी फील्ड का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, अगर हम स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की बात करें तो उसके लिए उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है बच्चों, करंट कैरिंग वायर, वो हमें बताना है, वो निकालना है। तो हालांकि निकालना नहीं है, मैं आपको सिंपल तरीके से बता दूंगा करंट कैरिंग वायर, बाकी बाद में इसका वो आता है ना, मतलब डेरिवेशन वगैरह आता है, अभी आपको डेरिवेशन से कोई लेना देना, लेकिन बस आप एक चीज जान लो। अब इसमें ये देखा गया कि जैसे ये वायर है, ये वायर ऊपर जा रहा है, अब आप किसी भी आर दूरी पर, मान लो इस वायर में ये लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई जा रही है और इससे आर दूरी पर कोई पॉइंट पी है बच्चों, तो यहाँ पे आपको बताना है कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी। देखो डायरेक्शन तो हम बता सकते हैं, अगर हम थंब ऊपर रखें तो ये जो हमारी फिंगर से बच्चों वो अंदर की तरफ जा रही है, मतलब यहाँ पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगी, मतलब ये क्रॉस वाला साइन, डायरेक्शन तो हमें राइट हैंड थंब रूल से पता चल जाता है। फिर हमने ये पाया है कि मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं एक्सपेरिमेंट में, कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो होती है बच्चों, ये प्रोपोर्शनल टू करंट होती है, यानी जितनी ज्यादा करंट होगी उतनी ज्यादा आपकी क्या होगी बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड होगी। और दूसरा हमने ये देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, तो ये जितना ज्यादा करंट होगा इसमें बच्चों, मतलब जितनी ज्यादा डिस्टेंस पे आप चले जाओगे मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही कम होगी, है ना। तो ये दो रूल है, प्रोपोर्शनल टू करंट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो हमें ये बात समझ में आती है बच्चों कि जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, हो जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट अपॉन आर, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट है
तो करंट बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन करंट के डिस्टेंस के बढ़ने से मैग्नेटिक फील्ड घटेगी। तो करंट ज्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, और अगर करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड बच्चों कैसी होगी, कम होगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, याद रखना है ना। तो इस तरीके से ये स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो चीजों पे डिपेंड करती है, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट पर, और दूसरा बच्चों किस पर, आपका डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, वहां जहां पे आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट पर, ये करंट कैरिंग वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात की गई है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखो बच्चों, ये जो प्रोपोर्शनलिटी अगर इसको हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट साइन आता है जो रियलिटी में फॉर्मूला है, जो लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के लिए करता है। लॉन्ग होना चाहिए आपका करंट कैरिंग वायर, है ना, शॉर्ट करंट कैरिंग वायर के लिए नहीं है ये फॉर्मूला, ये ध्यान में रखना। तो ये होता है म्यू नॉट बाई 2 पाई, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द करंट कैरिंग वायर, याद रखेंगे। तो ये आप जानते हो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो हम टेस्ला में रिपोर्ट करते हैं बच्चों, है ना, तो ये बात भी आपको पता है। अच्छा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान में रखिएगा जो मैं आपको बोल रहा था, ये जो म्यू नॉट आई है, मतलब ये जो म्यू नॉट है यहाँ पर, ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 और पाई को तो जानते हो आप, यहाँ पे याद रखेंगे कि म्यू नॉट जो है इसको बोला जाता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। अभी आप सिर्फ नाम सुन लें, आपको ज्यादा इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी ये आपके कोर्स में नहीं है। कि बच्चों ये होता है परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, या फिर इसी को परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और एयर भी बोला जाता है, परमियाबिलिटी ऑफ एयर, है ना बच्चों। तो ध्यान रखेंगे इसको, बस आप नाम याद रखो, बाकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी इसकी वैल्यू भी याद रखें फ्री स्पेस के लिए। इसकी वैल्यू अगर कभी कुछ न्यूमेरिकल अगर आपको ओलंपियाड वगैरह में आ जाता है तो फॉर्मूले में वैल्यू लिखनी पड़ेगी। तो इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, है ना बच्चों। अब इस म्यू नॉट की यूनिट भी होती है, अब वो यूनिट क्या होती है उसको फिलहाल अभी यहाँ पर कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसकी कोई जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप देखना चाहें तो इस तरीके से देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या है बच्चों, टेस्ला, और यहाँ से अगर देखोगे तो आर ऊपर चला जाएगा तो मीटर, और करंट नीचे आ जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी टेस्ला मीटर पर एम्पेयर, है ना, टेस्ला मीटर पर एम्पेयर। 2 पाई की तो कोई यूनिट होगी नहीं बच्चों, तो मीटर इससे मल्टीप्लाई होगा तो टेस्ला इंटू मीटर, और करंट डिवाइड होगा तो पर एम्पेयर, करंट की यूनिट एम्पेयर होती है ना बच्चों। तो ये वैल्यू है जो इसकी वैल्यू है, अगर न्यूमेरिकल आता है तो उसमें आप यूज कर सकते हो। वैसे सीबीएसई बोर्ड में तो नहीं पूछा जाएगा, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपसे डिपेंडेंसी पूछ ले कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर का किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, तो आप बताओगे कि दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक तो करंट थ्रू द वायर, जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा जो है बच्चों क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना ज्यादा दूरी पे निकालोगे उतना कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो ये आपको याद रखना है ना, और फॉर्मूला तो मैंने पूरा बता ही दिया है, तो अगर कहीं रिक्वायर्ड हो तो आप लगा लेना। म्यू नॉट याद रखना, नाम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होता है, और म्यू नॉट की वैल्यू याद रखिएगा 4 पाई 10⁻⁻⁷ टेस्ला मीटर पर एम्पेयर होता है ना। तो आई होप बच्चों आपको स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड की बात समझ में आई होगी, और इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे, है ना।